Hello everyone, welcome back to सरकारी स्टेशन. इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर. सो आई थिंक काफ़ी लेट हो चुका है. आई मीन काफ़ी लेट वीडियो आ रही है, बट आज मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों की हेल्प करूं बिकॉज मैं भी कुछ कुछ चीज़ों में काफ़ी बिजी हो गई थी. बट आई रियलाइज़ कि नहीं, आप लोगों को भी एक प्रॉपर गाइडेंस इस टाइम पे देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है. सो दैट्स वाई मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है जिसके थ्रू आप अपना अच्छा कर सकते हो. मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि लास्ट का जो आपके पास मंथ बच रहा है ना, या यूँ कहें लास्ट के जो कुछ डेज बच रहे हैं आपके पास, उसमें आप कैसे क्या प्रिपेयर करोगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता रखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी बता रखा है, सिलेबस बता रखा है. ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको हर एक वीडियो में बता के एक्सप्लेन कर दिया है. मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन ना करी हो अपने आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड. सो अगर फिर भी कोई ऐसा लगता है आपको कि कोई टॉपिक रह गया हो जिसके ऊपर मैंने डिस्कस नहीं किया हो और स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल हो, या यूँ कहें कि स्टोरीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पे डिस्कशन करना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ. ख़ैर वो सारी बातें छोड़ते हैं और इस टाइम पे इस वीडियो पे फ़ोकस करना. इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो आरआरबी एनटीपीसी का 2024 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, यानी कि 2025 में. कब होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. उसके ऊपर कभी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि आफ्टर ऑल आपका एग्ज़ाम होगा कब. फिलहाल यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं: मार्किंग स्कीम, वेटेज, कट ऑफ एंड वैकेंसी. आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम को देने वाले हो, लाइक एग्ज़ाम आपके पास आ गया है. तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए. मार्किंग स्कीम क्या है, वेटेज कितना है हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, कट ऑफ कितना गया था पिछली बार और बाकी एग्ज़ाम्स के कट ऑफ कितने गए हैं, सो दैट आपको इतना आइडिया हो कि एटलीस्ट कितना कट ऑफ जा रहा है रेलवे के एग्ज़ाम्स में. उसके बाद वैकेंसी आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है. हालाँकि वैकेंसी उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा ना कि इतने ही मेंबर्स हैं, इतनी ही वैकेंसी है जिसमें से आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके अंदर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, मतलब अपने आप को थोड़ा और हार्ड लेवल की कोशिश करोगे हार्ड लेवल तक ले जाने के लिए. आई होप आप मेरे पॉइंट समझ गए होंगे, बाकी शब्दों पे ना जाएँ. अब आपको इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है: मार्किंग स्कीम, वेटेज, कट ऑफ, वैकेंसी. अगर अभी भी नहीं पता है ना इन 4 चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ पता कर लो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उसके पहले आपको ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए. ठीक है? रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, ठीक है? देखो, क्या इस टाइम पे क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, सिर्फ़ वीडियोज़ देखते हैं, यानी कि सिर्फ़ वीडियो देखना एंड प्रैक्टिस नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है एंड यही रीज़न भी है. सो रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ़ वीडियो देख के जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है इस टाइम पे. अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो वीडियो लेक्चर के देखने के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी. चाहे आपका ज़्यादा टाइम लगे, कम टाइम लगे, नो मैटर. अभी इतना टाइम अगर आपने लास्ट में आपको अपने मतलब ये सोच के रखा है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ोगे ना, तो फिर आपको घसीट के मेहनत करनी पड़ेगी. तो वही चीज़ है, सिर्फ़ वीडियो मत देखो, वीडियो के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 2 है नो मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट नहीं देते हैं स्टूडेंट्स. उनको लगता है कि पढ़ाई पढ़ ली मैंने, प्रैक्टिस कर लिया, इतना इनफ है. मॉक अगर आप दोगे नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप इनके मतलब आप कितने पानी में हो. जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आपके आपसे हो पा रहे हैं या नहीं. तो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मॉक आपको आपका लेवल बता देता है अगर आप मॉक दे रहे हो तो. तो इस टाइम पे मॉक ज़रूर देना, चाहे फुल लेंथ मॉक दो, हाफ लेंथ मॉक दो, लेकिन देना ज़रूर. ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मॉक देने के बाद जब कम मार्क्स आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इस वजह से मॉक नहीं देते. ये कोई रीज़न नहीं है. देखो, अगर आप मॉक देना छोड़ दोगे ना, तो फिर आप समझ लो कि आप पास नहीं हो सकते, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे. मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को ये पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो, कितना कर सकते हो और कितना नहीं. इसके बाद आता है नो रिवीजन. यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट ज़रूर करते हैं. ये तो करें ना करें, ये वाला पार्ट बहुत जल्दी करते हैं बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा भी होगा, उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बट रिवीजन करके बार पूछोगे ना, तो हार्डली एक बार रिवाइज़ करा होता है उन्होंने. तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी चीज़ आप चाहते हो ना कि लंबे टाइम तक आपको याद रहे, जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको याद रहे एग्ज़ाम टाइम तक, तो उस चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करो. चाहे वो वीकली रिवीजन हो, मंथली रिवीजन हो, लेकिन उसको रिवाइज़ करो. ऐसा भी कर सकते हो, एक चैप्टर पढ़ा, उसको रिवाइज़ किया, दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसको रिवाइज़ किया, ठीक है? अगर पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी. तो इस टाइम पे एक-एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते चलो, मॉक देते चलो एंड रिवीजन करते चलो. उसके बाद आता है नो आइडिया ऑफ सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस का आइडिया ही नहीं होता, ये कौन से सिलेबस में मतलब क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए.
उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते भी हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये आपका सिलेबस है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो फिर आप उसके अलावा सारी चीज़ें मतलब पूरा का पूरा ग्रंथ लेके बैठ जाओगे, किताब लेके बैठ जाओगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ लिया, हो गया। आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने पढ़ लिया। बट अगर आपको पता होगा ना कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। तो सिलेबस का पता होना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट आपका आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। स्टूडेंट्स काफ़ी सारा पूछते भी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में रहता भी है कि मैम पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू करोगे नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू ही वो एकमात्र सोर्स है जहाँ से आपको आपका वेटेज पता चल जाता है कि कितना वेटेज है किस चैप्टर का, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू के थ्रू ही पता चलती हैं। तो पीवाईक्यू ज़रूर अटेंड करना सो दैट आपको पता चले कि लेवल क्या है और उस लेवल की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ठीक है? अपने से आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे बट अगर आप पीवाईक्यू नहीं करोगे ना, तो आपको वो लेवल नहीं पता चलेगा। तो लेवल पता करने के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। एंड काफ़ी टाइम तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर डिस्कशन हमने कर लिया। अब मैं आपको 10 आवर का स्टडी प्लान बता रही हूँ कि 10 आवर में आपको क्या-क्या करना है। देखो, 10 आवर में आपको ये चीज़ें करनी है, लास्ट में जो आपका डेज़ बच रहा है, उसके लिए आपको बता रही हूँ। 10 आवर आपका स्टडी प्लान रखना है, ठीक है? आपको डेली 10 आवर करना है। पॉइंट नंबर यही है कि डेली आपको 10 आवर स्टडी करना है, ठीक है? कैसे करना है? 3 घंटे आप चाहो तो दे दो अपने रीज़निंग को, 3 घंटे मैथ्स को, 3 घंटे जीके जीएस को, 1 घंटा आप लास्ट में करंट अफ़ेयर कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप चाहो तो मॉक दे सकते हो। तो 10 आवर का स्टडी प्लान बना लो। अब आपको सुबह में मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स पढ़ लो, रीज़निंग पढ़नी है तो रीज़निंग पढ़ लो या फिर जीके जीएस। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बट 10 आवर का स्टडी प्लान ज़रूर बना लेना। आपने चाहे पहले पढ़ाई करी हो, ना करी हो, लेकिन अभी आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, लास्ट के जितने दिन आपके पास बचे हैं उसमें एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को तो फॉलो कर ही लेना। और क्या करना है और आपको डेली 70 क्वेश्चंस क्या करने हैं, 70 क्वेश्चंस करने हैं या फिर 70 फैक्ट्स कह सकते हो, जीके जीएस का करना है, ठीक है? 70 क्वेश्चन आप जीके जीएस का करोगे या फिर 70 फैक्ट्स जो होंगे, 70 फैक्ट्स उनको याद करोगे जीके जीएस का। उसके बाद डेली अपडेट लेते रहोगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो डेली करंट अफेयर्स आपको वहाँ से मिल जाएँगे। करंट अफेयर पढ़ने से यही रहता है कि करंट अफेयर्स आपके आते हैं, तो अगर आप डेली-डेली करंट अफेयर्स करते चलोगे, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहती हैं। इंस्टेड ऑफ एक साथ पढ़ना, वो थोड़ा-सा बर्डन जैसा फ़ील होता है कि इतना सारा एक साथ कैसे करूँ? सो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि डेली थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते रहना, सो दैट आपको डेली का अपडेट कम से कम रहे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉल्व 100 क्वेश्चंस डेली। सिर्फ़ 100 क्वेश्चन नहीं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करना है। मैथ्स आपने कंप्लीट करा तो मैथ्स के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। रीज़निंग आपने करा तो रीज़निंग के 100 क्वेश्चन करने हैं। जीके आपने पढ़ा तो जीके के 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 70 क्वेश्चन्स यहाँ पे करा ही था, 30 क्वेश्चन और कर लोगे तो 100 हो ही जाएगा। तो आपको हर एक सेक्शन से यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या यूँ कहें 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका आता है गिव फुल लेंथ मॉक, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको फुल लेंथ मॉक इसलिए मैं बोल रही हूँ देने के लिए बिकॉज अभी ऐसा है ना कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो अभी आप हाफ लेंथ या फिर मिनी मॉक दोगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फुल लेंथ मॉक दोगे जिसमें आपका पूरा कंबाइंड रहेगा, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मॉक देने के बाद एनालाइज़ ज़रूर कर लेना, अगर आपने कहीं गलती करी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो गलती आपने कैसे करी है, क्यों करी है, सो दैट अगली बार जब आप मॉक दो, तो उस टाइम पे वो गलतियाँ दोबारा से ना हो, ठीक है? तो ये छोटा-सा एक प्लान था, छोटा-सा ये एक छोटा-सा डिटेल, छोटा-सा प्लान था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बिकॉज़ आप सबका मेरा काम है आप सबको प्रॉपर गाइडेंस देना सो दैट आप एक प्रॉपर पाथ पे जा सको एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी-सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन नहीं करी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूँगी। Okay, I will meet you in the next class. Till then, keep watching, keep supporting, keep learning, and bye bye.